उनके साथ, और कुछ पुराने लोग के साथ जिसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या सीनियर ऑफिसर हैं। मैंने क्लास 2 नीचे के ऑफिसर से हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, क्लास 2 रहें या क्लास 1 रहें या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहें या प्रिंसिपल रहें। क्योंकि मेरी बात तुम लोग को भी ब्लॉग का लिंक देंगे और ब्लॉग पढ़ोगे तो सिर्फ इसीलिए हम मैंने देखने के लिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम पढ़ो, इसलिए कि प्रोफेसर लोग को भी पढ़ने में 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तुम लोग को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यदि तुम्हारा अरमान यूपीएससी में रहे कि हमको आईएएस आईपीएस बनना है तो उसके लिए भी हम तुमको प्रॉपरली गाइड करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है। इस बार भी, पिछली बार भी बताए थे नहीं, वो आईपीएस जो कंप्लीट किया था पिछली बार बताए थे नहीं, इसके जाने के बाद वो रिजल्ट आया है। एक लड़का था पटना में, मोहिबुल्ला अंसारी, एक्चुअली पटना का ही है, सीवान का, ये गृह जिला उसका पड़ता है सीवान, और ये जो हैं गृह सचिव अफजल अमानुल्लाह उनके प्रखंड का है। क्योंकि मिलने गया था तो वो बता रहे थे कि मालूम हुआ कि भाई मेरे प्रखंड से, ब्लॉक से एक लड़का आईपीएस हुआ है। तो उस समय क्लियर नहीं हुआ था, आईएएस भी मिल सकता था और आईपीएस भी मिल सकता था। तो आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियर था, उसका फादर मेरा विभागीय मित्र था। तो बीपीएससी 64वीं में इंटरव्यू के लिए आया था, यहाँ देना था, तो हमारे पास आया था। तो सोशोलॉजी उसका ऑप्शनल था। तो बिहार में नगर विकास पदाधिकारी में सेलेक्ट हुआ। इंटरव्यू के बाद हम शाम में उससे पूछे कि कैसा लगा बाबू, तो उसको लगा कि अंकल आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं। हम कहे पापा तुमको बताया नहीं कि हम सिविल इंजीनियर हैं क्वालिफिकेशन से। उसको जिस तरह से सोशोलॉजी में पूछ रहे थे कि हर स्टूडेंट को यही लगता है कि सर इसी विषय के स्टूडेंट रहे हैं, तब इतना गहराई से पूछ रहे थे। इस बार यूपीएससी के रिजल्ट में हुआ उसका, हम पूछे तो बोला कि अंकल जो यदि तकदीर ठीक रहेगा तो आईपीएस मिलेगा तो बिहार कैडर मिल जाएगा, यदि आईएएस मिला तो कैडर अंकल बाहर भेज देगा। तो खैर उसके मन का मुराद पूरा हुआ, आईपीएस ही मिला, उसका आईएएस में नहीं हुआ। अब अगले बार वो देगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास से इतने स्टूडेंट गुजर रहे हैं और कुछ तो इतने सेलेक्टेड हो गए। जैसे बिहार में इस बार के रिजल्ट में ही जो है, मैंने 65वीं में एक लड़का मैसेज भेजा कि सर डीएसपी में सिलेक्शन हो गया है। तो हम कहे कि भाई देखें भाई, बात करें भाई कौन है। तो सर मेरा नाम कन्हैया है, नहीं पहचान रहे हैं। भाई अब तुम लोग अब इंटरव्यू के लिए 30-40 को, किसका किसका नंबर हम सेव कर रहे हैं। ये तो हम मान रहे हैं कि आधा तुम लोग पदाधिकारी हो गए हो, लेकिन किसका किसका, चूँकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, हम पढ़ाना शौक से सिर्फ जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो बताया कि हम जमुई जिला से हैं सर, आप हमको ये चीज़ बताए थे। तो अच्छा लगता है कि नहीं भाई ठीक है भाई, डीएसपी भी हो गया। तो उसको कहे कि तुम यूपीएससी के लिए तैयारी करो। तो एक बार हमारा ब्लॉग पढ़ करके कहा कि नहीं सर, यूपीएससी का जो चौथा पेपर है इथिक्स, मोरल और क्या, तो एक पेपर का नाम है जो ऑप्शनल, जो 4 पेपर्स है ना जीएस में, तो पहला से जैसे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, माने 4 गो जीएस का पेपर है। तो इथिक्स, मोरल और अभी तीसरा शब्द भुला रहे हैं, तो उसके बारे में उसका था। एक लड़की थी सदफ आलम, तो पिछले बार में वो लड़की compete की थी, लगता है कि राजस्व अधिकारी, हाँ राजस्व अधिकारी। तो इसमें जब 66वीं में इंटरव्यू देना था तो हमको मैसेज की कि अंकल सो एक मित्र के यहाँ ठहरती थी जो हमारे विभाग के पदाधिकारी थे, उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो बोली कि बड़ा साधारण परिवार के हैं, मुजफ्फरपुर की लड़की थी, सो यहाँ अंकल रुकने का दिक्कत होगा, जो हज भवन में पैरवी हो जाएगा। तो हम कहे तुम ऐसा करो, तुम एक लेटर लिख करके हज भवन के जो सेक्रेटरी के नाम से है वो लेटर ही तुम हमको लिख करके स्कैन करके फॉरवर्ड कर दो, हम देखते हैं। तो जो अंदर का बात था हम नहीं बताए कि किससे कराएंगे, तो वहाँ चला गया। बाद में पूछे तो वो बताई कि सीट काफ़ी था भी और हो भी गया। हम कहे देखो तुमको सेक्रेटरी तक का जब लिंक करा दिए हैं तो तुम परिचय कर लेना कभी भी, और दूसरे के लिए भी तुमको ज़रूरत पड़ेगा। इस बार डिप्टी कलेक्टर हो गई। तो हम कहे बेटा आप तुम तैयारी करो अब यूपीएससी का, और चूँकि लेवल यहाँ तो ख़त्म हो गया। अब जैसे कुछ लड़की है चाहे लड़का है, उसका हाइटे नहीं है या कुछ और कमी है या चॉइस नहीं है डीएसपी बनने का,
तो डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं तो ऊपर के लिए तैयारी कीजिए, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब कि सब तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक लड़की थी, मेघा नाम है, नालंदा जिले की 65वीं बीपीएससी इंटरव्यू में नहीं फाइनली सेलेक्ट की। तो उसके पिताजी जो हैं वाणिज्यकर में असिस्टेंट कमिश्नर हैं खगड़िया में। तो वो लड़की रांची यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स के सेकंड टॉपर थी और फर्स्ट टॉपर थी उसी की अपनी बड़ी बहन जो है साथे पढ़ती, वो फर्स्ट टॉपर थी, सेकंड टॉपर थी रांची यूनिवर्सिटी। बोले कि सर आपको क्या लगता है कि वो कम्पीट यूपीएससी के लिए चाहे बीपीएससी के लिए लगती है? तो हम कहे क्यों? बोला देखिए सर, पदाधिकारी तो हम भी हो गए हैं, लेकिन आपके साथ है कि एक आपका एक्सपीरियंस भी एक लंबा है और दूसरा चीज़ है कि आप इतने स्टूडेंट को जो अपने पास से गुजरते हुए देख रहे हैं, वो चीज़ तो मेरे पास नहीं ना है। हम कहे कि नहीं, लड़की वो कम्पीट करने लायक है, क्योंकि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो जवाब सुनने का तरीका है, जवाब का जो लेवल है, जो बैकग्राउंड है, तो उससे हमको लगा कि ये। लेकिन गार्जियन को नहीं लगता, जिसे तुम ही लोग को लगता होगा कि हम आईपीएस हो सकते हैं। तो भाई हाइट तुम नहीं बढ़ा सकते हो, हाइट तुम नहीं बढ़ा सकते हो, तो वो फिजिकल क्राइटेरिया में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि छाती फैलाना है, फुलाना है, तो उस समय टेक्निक है कि भाई छाती सिकुड़ा लिया और नापने वक्त जो मिनिमम है मिनिमम पूरा दिया, उसके बाद कस के सांस लिया और जो है जो हाथ ऐसे कर करके अकड़ा, तो वो वाला भी जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है पूरा हो गया। लेकिन हाइट के साथ तो दिक्कत है, वो चीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ तो हो सकता है। बाकी चीज़ तो तुम लोग हम लोग से ज़्यादा चूँकि उसके लाइन में लगे हुए हो। तो दिन में चौकीदारी का काम करता था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, बीवी भी थी, और है जो आईएएस हो गया। एक लड़की का देखे कि एक झोपड़ी गार्जियन बना करके कर दिया, घर का इधर है तो वो अलगे से झोपड़ी मैंने फूस का ही बना करके अलगे कर दिया कि तू बेटी अलग से पढ़ो। तो कम्पीट कर रहा है लोग, समझे ना। और बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी का टॉपर है, समझे ना, पीएचडी किया हुआ है, नहीं कम्पीट करता है। काहे नहीं कम्पीट करता है? पढ़ने से नहीं होता है। कॉपी में क्या लिखा हुआ है वही नहीं एग्जामिनर देखेगा। अब एक दिन बात बता रहे हैं, यहीं दिवाली में आ गए थे, तो दिवाली में हम आने वाले थे यहाँ, ये लोग बताया कि सर बंद हो गया है कुछ तो दशहरा और दिवाली का कुछ इस तरह का। तो फिर हम लोग चले गए उधर। एक लड़की फ़ोन की, उसका वो अल्पसंख्यक ब्लॉक वाला जो होता है ना पोस्ट, प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी, प्रियंका नाम है लड़की की, मोतिहारी की थी। मैंने देखो जो पीएचडी सब किए हुए रहते उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो लड़की यहाँ कम्पीट की 64वीं में परिचय था, प्रियंका नाम है। तो बीएचयू से ज्योग्राफी से की है ग्रेजुएशन, और उससे पूछा भी था बीपीएससी के इंटरव्यू में कि अपने जीवन की 3 उपलब्धियां तुम बताओ। पहला सवाल यही था। तो बोली कि सर हम ग्रामीण परिवेश की लड़की हैं और बीएचयू में मेरा एडमिशन हो गया, ये जीवन की मेरी पहली सफलता थी, और नेट क्वालिफाई कर गए हैं, मेरे जीवन की दूसरी सफलता है, और आज आपके सामने बैठी हुई हूँ तो ये तीसरी सफलता है। तो थोड़ा सा हम डांटते उठते भी हैं, अदरवाइज़ तुम लोग नहीं लेना। मैंने जो भी हमसे जुड़ा हुआ है फ़ोन उन करता है तो डांटते भी हैं। और एक चीज़ और अंडर मैंने एक क्या कहता है, एक मैंने सीधा साधा सबको कहे हुए हैं कि हमसे जब भी कोई बात करे लड़का या लड़की, तो रिकॉर्डिंग मोड में मोबाइल को रखना, क्योंकि जो चीज़ हम समझाएंगे वो चीज़ फिर दोबारा हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा नहीं जानते हम। तो जो लड़की से हम पूछे, पीटी कम्पीट की, यूपीएससी का रिजल्ट निकला था, तो नहीं, तो हम डांटने लगे उसको, तुम काहे नहीं तुम लोग पढ़ते हो, तुम एनसीईआरटी को काहे नहीं ध्यान देते हो? तो नहीं सर है एनसीईआरटी, कभी अंकल बोलती है कभी सर बोलती है। तो हम कहे कि तुम जो है ना, तुम लोग को यही भ्रम हो गया। तो हम कहे अच्छा तुम पढ़ती हो एनसीईआरटी, ज्योग्राफी पढ़े हो, रिसोर्स किसको कहते हैं, समझे ना। देखो मैंने हम तुम लोग को कहानी ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मेरा काम कोच है, पढ़ा नहीं सकते हैं कोई सब्जेक्ट लेकर के। कहोगे कोई चीज़ को यदि एक्सप्लेन करने के लिए कि नहीं सर फंडामेंटल राइट ही आप पढ़ा दीजिए अलग से, तो वो हम पढ़ा देंगे, समझे ना। तब 1 घंटा देख लेंगे तो पढ़ा देंगे, समझे ना। तो हमको जो लोग बुलाता है, बीच में ही बता दें, जैसे पिछले साल 5 अप्रैल को लॉकडाउन हो गया था, 6 अप्रैल को हमको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट फैकल्टी में सेमिनार के लिए जाना था।
तो हमको ये अंतर नहीं पड़ता है कि वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है कि लॉ का स्टूडेंट है कि फिजिक्स का है कि ज्योग्राफी का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम कोई भी टॉपिक वो चीज़ स्तर से पढ़ा देंगे, वो तो अंदाज तुम लोग को भी लग जाएगा। जिस दिन से तुम लोग को सोच लिए सिर्फ कि हमको पदाधिकारी बनना है, नज़रिया दिमाग का बदल जाता है चीज़ों को देखने और समझने का। समझ रहे हो ना? तो उस लड़के की बात बता रहा है। तो हम पूछे कि रिसोर्स किसको कहते हैं, तो पहले तो 1-2 सेकेंड रुकी। रिसोर्स होते नहीं हैं, बनते हैं। हम कहे देखो यही सब हिंदी अंग्रेजी हमको नहीं पढ़ा, जो उससे बात हुआ हम के तुमसे, हम तो ये तो विशेषता नहीं ना पूछे कि रिसोर्स में का क्या नेचर और कैरेक्टर है, हम तो पूछे तुमसे कि डिफाइन करो कि रिसोर्स होते क्या हैं, तो अटक गई। हम कहे देखो यही तुम लोग का भ्रम है कि तुम ज्योग्राफी पढ़ी हो BHU से, तो एग्जामिनर तुम्हारा सर्टिफिकेट दे के नंबर यदि देगा तो एग्जामिनेशन लेता काहे के लिए है? अरे भाई आपसे पूछ रहा है तो 2 लाइन में जवाब दो कि होता क्या है। तो उन लोग को सीधा उम्मीद रहता है ना, जैसे हम मॉक इंटरव्यू में ज़्यादा समय देते थे, 64वीं में भी दिया, 65वीं में भी दिया, 66वीं का जनवरी फरवरी में निकलेगा, तो सवाल कोई भी मेंबर पूछता था, जवाब हमसे लोग चाहता था। तो हम उसको बोले कि रिसोर्स हमारे वातावरण में उपलब्ध वे सभी चीज़ रिसोर्स है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सुनो जी, तुम गौर करके, तुम लोग सीरियस स्टूडेंट हो, सुनो बात को। हम भले है जो ठीक है पहले भी बताए होंगे, लेकिन एक एक चीज़ चूँकि हम जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग से नया निकलता है, इसलिए है कि हम किताब पढ़ करके नहीं पढ़ाते हैं, समझे ना। एक बार देखते ज़रूर है लेकिन हम किताब देख करके नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए बहुत सा आदमी पूछा सर कौन किताब में, हम एक एंथ्रोपोलॉजी वाले से पूछे कि एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ते हो, हमसे पूछा तो हम बताए कि एंथ्रोपोलॉजी में हम सिंपल सोसाइटी का अध्ययन करके उसकी सहज प्रवृत्तियों को समझकर वर्तमान समस्याओं को सुलझाते हैं। 3 चीज़ बोले, फिर ज्योग्राफी पर भी आएंगे। 3 चीज़ बोले, क्या बोले? सिंपल सोसाइटी का अध्ययन करके उसकी सहज प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट, कि जैसे मारने का मन किया तो हाथ ये उठा कि ये उठा, ये हुआ सहज प्रवृत्ति, समझे ना। किस चीज़ पर ध्यान, और वर्तमान समाज के समस्या को सुलझाना। बोला सर कौन किताब में मिलेगा? हम कहे सॉरी बाबू, किताब तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम कहीं पढ़े नहीं हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के दौरान तुम लोग से जब इंटरेक्शन वाला जब होता है इंटरव्यू वाला में, तो कुछ कुछ सोचते हैं कि उसको क्या जवाब देंगे, वो क्या पूछ सकता है, क्या इंटरव्यू में पूछता है, तो ये सब चीज़ होता है। इधर ही हमको लगता है 15-20 दिन दिवाली के बाद एगो फ़ोन आया, तो अननोन नंबर था, तो सर फारूक रहमान बोल रहे हैं, सर शिक्षा सेवा में हुआ है। सर कहाँ तुम्हारा घर था? तो सर भागलपुर। तब याद पड़ा तो बोला कि हाई कोर्ट में असिस्टेंट हैं। मैंने जो लोग मैंने हमसे इंटरेक्शन मैंने इधर जो किया है उसकी बात बता रहे हैं। तो वो भी कहा कि सर आप बताए थे कि ये उर्दू उसका एक सब्जेक्ट था, तो कव्वाली और उर्दू इस सब में जो चीज़ पूछे थे वहाँ लोग पूछा, क्योंकि हमारे ही उम्र का, जैसे एक मेंबर हैं हमसे 2 बैच सीनियर हैं, तो हमारे ही उम्र का और हमारे ही लेवल का सब मेंबर है, तो जो हम सोचते हैं वही वहाँ भी पूछ लेता है। तो वो आया, फिर आधा घंटा के बाद फ़ोन आया, एक इंस्टीट्यूट है IGMS के पास, वहाँ से कि सर वो आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं। हम कहते भेजना दो घर पर, चाहे वो पी लेगा कम से कम। अब भाई पदाधिकारी हो गया तो उतना तो रिस्पेक्ट देना होगा ना। तो डायरेक्टर उसका जो मालिक था इंस्टीट्यूट का, वो 9:30 बजे रात में लेकर के आया, आधा घंटा बैठा तो गया। हमको भी अच्छा लगता है कि चलो भाई बहुत से लड़के हैं जो ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं। एक दानापुर बाज़ार का DSP हुआ था पिछला बार में, अभी ट्रेनिंग में था, तो उसका फादर है जो कहा कि सर नहीं आपसे हमको मिलते, एक छोटा सा कपड़ा का दुकान है स्टेशन से। हम कहे कि नहीं, एक गार्जियन बोला है तो जाते हैं। तो उसको भी उसको डांटे उठे थे कई बार। 63वीं में उसको 50 को नंबर दिया था इंटरव्यू में। तो एक दिन क्लास में बोला कि सर हम मेंबर को कह दिए कि यू आर रॉन्ग सर। हम कहते तू बढ़िया काम किया था, तू नंबर लेने गया था कि सर्टिफिकेट बांटने के लिए गया था। तो बहुत सा चीज़ उसको डांटे उठे थे। अब बहुत सा को रहता है ना कि हम बहुत जानते हैं। तो खगोल का था स्टेशन का, वाल्मीकि का पढ़ा हुआ था। तो इंटरव्यू में हम पूछे कि वाल्मीकि का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोचा ही नहीं था कभी कि वाल्मीकि का भी कोई फुल फॉर्म होता है। तो बात है कि आप जहाँ रह रहे हैं तो अलर्ट रखिएगा ना भाई, उसका वहाँ देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा।
वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जल एवं मृदा संरक्षण कुछ इस तरह से करके प्रबंधन संस्थान फुलवारी शरीफ। अब लोग उसका नाम बाल्मी रख दिया, तो जानना तो होगा ना भाई, वहाँ तुम पढ़े हो, 4 साल गुजरे हो। अब देखो वो भी इस बार कंप्लीट कर गया, डीएसपी हो गया। हम तुमको इसलिए ये सब चीज़ ही बता रहे हैं कि ये मत समझ लेना कि ये तो हम भी नहीं जानते हैं तो नहीं कंप्लीट करेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़, कॉमन चीज़ भी नहीं जानने वाला डीएसपी तक पहुँचा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से होता है, ये मत, चूँकि तुमसे हमको कंपटीशन नहीं करना है ना, हम तो उसमें उतरेंगे नहीं, एलिजिबल भी नहीं है, छोड़ भी दिए हैं, तो तुम्हारा कंपटीशन तुम ही लोग में से है। लेकिन कुछ तो इससे तुमको स्मार्टर ज़्यादा होना होगा और इसको तुमसे ज़्यादा स्मार्ट होना होगा, समझ रहे हो। स्मार्ट किस चीज़ में? जब रिटर्न है तो लिखने में, और जब इंटरव्यू होगा तो आपको बोलने में कि कैसे किसी चीज़ को समझें और ये करें। तो उस जो हम बता रहे थे रिसोर्स का परिभाषा, क्या चीज़ बताए? अब देखिए उसको याद करने का भी तरीका है। देखो एक चीज़ और, हम अभी हमको राष्ट्रीय किसान मोर्चा में बस्ती में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो बुलाया था एज ए स्पीकर, विशिष्ट अतिथि में। तो लिखा हुआ था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। देखे हो कभी? शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब का स्लोगन कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो स्लोगन जो है 97% लोग गलत बताता है। ये स्लोगन उनका है ही नहीं, ये स्लोगन है ही नहीं। हम स्टेज में आज हम दिए हैं मैसेज कि भाई मेरे हिस्से वाला तो कम से कम वीडियो भेजिए, चूँकि वैशाली के एक आध आदमी बोले कि आपको टीवी पर देखे थे, अध्यक्ष के साथ बैठे हुए थे। शब्द जो है बाबा साहब का जो है ये आपके लिए है। एजुकेट, पढ़िए, एजिटेट, जो पढ़े उसका है जो मंथन कीजिए। पढ़े क्या? एजिटेटर दही के घोटना को कहते हैं। दही को जब घोटते हैं मथना से तो क्या निकलता है? क्रीम निकलता है। 2 घंटा पढ़े, क्या निकला? क्या समझे? कोई कंसेप्ट बनाए, देन ऑर्गेनाइज। अब उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। आपको जो है छूट गया ये, इसे अभी हम रिसोर्स पर बता रहे हैं। अब उसको जो है, उस लड़की ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसको तो पहले तो ये दिमाग में आ गया कि हम BHU से PG किए हैं, नेट क्वालिफाई किए हैं, ये 10वां क्लास वाला और 12वां क्लास वाला किताब पढ़ें। यही घमंड जो है उसको ब्लॉक लेवल का पदाधिकारी बना दिया। आने तो उसका हाइट और फिजिक्स देखोगे ना तो एकदम प्योर DSP वाला है, समझे ना। लेकिन ये घमंड जो है उसको जो है अभी ब्लॉक लेवल पर कर दिया है। 65वीं भी कंप्लीट नहीं की है और 66वीं भी कंप्लीट नहीं की। 64वीं में वो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की क्या तो एगो होता है अल्पसंख्यक वाला में, उसमें आया। तो हम उसको बोले कि देखो बाबू, तुम्हारा जो घमंड है ना, इसीलिए तुमको NCERT नहीं पढ़ने देता है कि हम इसको पढ़ के क्या करेंगे, मोटका किताब न पढ़ेंगे। ये सब चीज़ नहीं, समय कम है, उतने में न पढ़ना है। तो क्या बोले रिसोर्स में, आपके जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध है और आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। 2 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट और जोड़ लीजिए कि इकोनॉमिकल फिजिबल हो, आर्थिक रूप से फिजिबल हो, समझे ना, और टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल हो, तकनीकी रूप से संभव है। अब थ्योरेटिकली है कि ये चीज़ हो सकता है कि आप पानी से हाइड्रोजन निकाल करके गाड़ी चला सकते हैं, तो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल होगा तब ना, नहीं तो पेट्रोल वाला गाड़ी काहे के लिए चलता। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इसको रिसोर्स करते हैं। जैसे समझिए कि मीट है, मीट है ना भाई, पेट भरता है खाने के लिए, लेकिन कुछ आदमी के लिए वो कल्चरली मना किया हुआ है। जैसे जैन मुनि है, समझे ना, जैन धर्म का लोग है, वो मीट खा ही नहीं सकता है, तो कल्चरली उसके लिए रुका हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये जो चीज़ है, अब इसको क्या हुआ, एजुकेट तो आप पढ़ लिए किताब में, लेकिन एजुकेट जब तक नहीं कीजिएगा उसको मनन मन से ज़्यादा समझते हैं। शब्दवे को बदल दिया,
हम कह रहे बाबा साहब को एजिटेट और स्ट्रगल शब्द में अंतर नहीं समझ में आता था जब तू ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल हुए हो। आज हम देखे सोशल मीडिया पर एक ग्रुप में यही तीनों शब्द वहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन वो काबिल कहा कि बाबा साहब को समझे में नहीं आया कि पहले माने शिक्षित बनेगा, संगठित बनेगा, तब ना संघर्ष करेगा। एजिटेट के उठा के उधर रख दिया। हम कह रहे बाबा साहब ने कहा तो मान के चलो ना, तू अपना डिग्री देख लो कि तुम्हारा एगो डिग्री है, उनके पास कई गो, काहे लिखा, कोई तो मीनिंग होगा। मीनिंग यही था कि पढ़िए, उसको समझिए, मनन मंथन कीजिए, देन उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। तो यहाँ तो नेता बनाने के लिए संघर्ष कर दिए, तो लोग नेतागिरी करते रहो। हमको तुम विधायक बना दो, संजोग होगा तो मंत्रियों बन जाएंगे, और कहीं सांसद में भिड़ गए, यदि वहाँ हो गया तो ये हो जाएंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो आप जो है रिसोर्स का, जैसे आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़िए, वो 6ठे क्लास का किताब में दिया हुआ है, वो फिर हो सकता है 8वां में नहीं हो, 9वां में नहीं हो। तो आप लोग पीटी का तैयारी कीजिए, मेन का तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी के किताब को जरूर रखिए, और 6ठा क्लास से तो 6ठा, 7वां, 8वां में जनरल स्टडीज का तो 3 गो तो किताबें हैं, इतिहास है, भूगोल है और सिविक्स है, यही 3 गो ना है जी। 9वां में और 10वां में जाइएगा तो एगो इकोनॉमिक्स का 50-50 पेज का किताब जो है एगो 9वां में मिलेगा, एगो 10वां में मिलेगा। उतना तो पढ़ लीजिए। अब कहिएगा कि ये किताब अच्छा नहीं है, ये किताब अच्छा नहीं है, ये भाई अब ऐसा तो 50 गो बाजार में है, अच्छा है कि नहीं है तो हम सब के पढ़ के रिव्यू देने वाले थोड़े हैं। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ लोगे और जो तुम तैयारी करो उसका क्वेश्चन बैंक तो तुम्हारे पास होगा ही होगा, पीटी का हो और मेन का भी होगा, समझ रहे हो ना। तब तुम अपने दिमाग में लगाओ कि कौन सा चीज़ किताब में नहीं दिया है, कौन सा किताब हमको पढ़ना अच्छा होगा, सब तुमको पता हो जाएगा। लेकिन बेसिक तो पढ़ लो, और जब उतना पढ़ लोगे तो हम तो कहे नहीं कि 64वीं में 92+ पदाधिकारी हुआ, 65वीं में 25 गो से ऊपर हुआ, और हम देख रहे हैं माने उसको जो है ना, ये सब भी चीज़ का माने ठीक से पता नहीं है, लेकिन सिलेक्शन तुम ही लोग में से होना है तो होना है। तो हम सिर्फ उस सबको सेप इसलिए दे रहे हैं कि आगे भी तो निकल जाए, जिसको उम्र है, जिसे तुम लोग में से जितना हो। तो हमको तो लगता है कि यदि इस साल 21 में तो ख़त्म हो गया, 22 के परीक्षा में यदि निकाल लोगे तो 23 में तुम लोग सीधे है जो दिल्ली वाले दिमाग में माइंडसेट में आ जाओगे। और क्वेश्चन सब मोटा मोटी यही है। पहले ऑप्शनल जो होता था हम लोग के ज़माने में, एक ऑप्शनल रहता था 2 पेपर का। अब जो है एक ऑप्शनल नहीं, 2 ऑप्शनल रहता था, 2 सब्जेक्ट अलग अलग, 2 दूनी 4, अब 2 गो जीएस, अब हो गया है 4 गो जीएस यूपीएससी में, और 1 ऑप्शनल। यहाँ भी जो है 2 गो जीएस, 1 गो ऑप्शनल। तो जीएस को तैयार करना है तो आप उतना तो पढ़ कर करके समझिए, समझे ना। हम अभी एक लगता है किसी पदाधिकारी से ही पूछे कि दलित का मतलब क्या होता है। 6ठे क्लास के एनसीईआरटी में दिखा कि दलित का मतलब टूटा हुआ होता है, ब्रोकन। अभी शाब्दिक मीनिंग हमको भी नहीं पता था, समझे ना। और बनने के लिए तो बहुत सा आदमी बनता है। इसे हमको अभी जो बस्ती गए थे तो एक लड़का फ़ोन किया, कुछ समझाने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 340 में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो हम समझ गए कि ये लड़का जो है ना 340 का नाम सुना है, इतना ही इसको जानकारी है। 340 में चूँकि 340 यदि पहले आते हो ना तो वो बाहर में पूरा साटा हुआ है। ओबीसी के लिए कमीशन की बात है, रिजर्वेशन की बात नहीं है। लेकिन सबसे हम चूँकि नेता टाइप के आदमी से हम बात नहीं करते हैं, समझे ना। उसको हम कहे कि नहीं बाबू ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। काहे के लिए भाई, उसको है जो नारा लगवाना है, लोग को बेवकूफ़ बनाना है तो ठीक है। आप लोग सिंसियर रहिए, और जेहन में जो भी सवाल रहे आप हमसे पूछिए। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, मतलब हर सप्ताह आप खोजिएगा तो हम हो सकता है कि हर सप्ताह नहीं दें समय, हर रोज़ तो संभव ही नहीं है चूँकि हम पढ़ाने के लिए समय दें। लेकिन गाइड करने के लिए तो हमको भी तो लगता है ना कि बिहटा बाज़ार में यदि तुम में से 5 आदमी इस बार कम्पीट करते हो तो कम से कम 5 गो परिवार हमको समझने लगेगा कि नहीं, हमारा परिवार का इतना आदमी है हमारा, समझ रहे हो ना। तो अच्छा एक चीज़ और, हम 2 बार, तीसरा बार है ना, तीसरा बार ना है मेरा बाबू, तीसरा है चौथा। मेरा मोबाइल नंबर तुम लोग नोट कर लो, तुम लोग यदि कहीं कोई शंका हो पूछना,
लेकिन मोबाइल का रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके पूछना, जो भी चीज़ पूछना, जो भी शंका हो। हम नहीं भी जवाब देंगे लेकिन हम फिर रिंग बैक करते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ आदमी से घंटों बात कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट से या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या पदाधिकारी होगा उसी से ज़्यादा बात करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। 94-302-64998 64998 निरंजन सिन्हा। अपना जो भी तुम लोग उसके आगे तुम लगा करके अपना याद रखने के लिए कर लोगे जो कर लोगे। तो बता रहे थे, हाँ, तो किताब जो है ना, किताब आप लोग NCERT का पढ़िए। तो 10वां तक तो हो गया बेसिक, 11वां और 12वां का किताब वो सब पढ़िए जो सिलेबस में है। जैसे 9वां 10वां में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको उतना नहीं पूछता है, तो 9वां 10वां का वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार आपको शुरू हुए, लेकिन उसको फिर ढंग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। अब जो है आप चले गए फिर 11वां 12वां में, मान लो कि हिस्ट्री का है तो आप 11वां 12वां का हिस्ट्री भी देख लिए। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला है तो उसको भी जरा देख लिए। क्या कहता है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का भी देख लिए। अब इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होगा, तो एक होगा थ्योरी का और एक होगा इंडियन इकोनॉमी। तो थ्योरी वाला तो नहीं पूछता है कि डिमांड और सप्लाई का कर्व के बारे में, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पूछता है, तो इंडियन इकोनॉमी वाला देखिए। उतना आप जब पढ़ लीजिएगा, मनन मंथन कर लीजिएगा, तो हम जो भी चीज़ नया बोलते हैं ना, आज जो हमको सब जगह बुला रहा है, पढ़ने के बाद सोचते हैं इसीलिए कैसे बेहतर जवाब होगा। इस चीज़ को सोचोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब आएगा। अभी हमारा एक गोरखपुर जो गए थे बस्ती, तो गोरखपुर एक रीडर थे। रीडर समझते हो? प्रोफेसर जो होता है ना, जो नया एंट्री होता है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, चालू भाषा में लेक्चरर कहते हैं। उससे जो अगला स्टेज होता है उसको एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, रीडर कहते हैं, और लास्ट में होता है प्रोफेसर। प्रोफेसर के बाद फिर डीन होता है। तो वो रीडर थे हिस्ट्री के, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। तो 20 मिनट का उनका सिलेबस में कुछ चेंज था, इतिहास क्या है, क्यों है, क्या स्टेजेज है, क्या उसमें क्लासिफिकेशन का बेसिस है, और क्यों मैंने इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो उसका उनका लड़का 20 मिनट का रिकॉर्डिंग किया है, तो रात में देखे मैसेज की आज वीडियो अपलोड करेगा। तो अभी वो सब किए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। मेरा कहना है कि इतिहास के प्रोफेसर को क्यों ज़रूरत पड़ गया, सिलेबस में नया था हमसे, इसलिए कि उनको लगा कि कुछ तो नए ढंग से ज़रूर बताएंगे। अब जैसे इंटरव्यू के ही स्टूडेंट को हम बताते हैं, हिस्ट्री का स्टूडेंट, उससे हम पूछे, बेसिक चीज़ है, इतिहास किसको कहते हैं? जवाब दिया कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। कि बाबू ये जवाब तुम्हारा जो है, ये तो 10वां क्लास का विद्यार्थी जवाब ये दे देगा, और ये सब स्टूडेंट जवाब दे देगा, तो तुमको अलग से नंबर काहे के लिए देगा? तो हमसे पूछा, भाई आप बताइए हिस्ट्री। अभी भी इस किताब में देख रहे थे, इतिहास का क्या मतलब है। इतिहास, बीती हुई बातों का वर्णन, इतिहास। तो ये स्मार्ट जवाब नहीं हुआ, ये 10वां क्लास वाला जवाब है। हमसे प्रोफेसर साहब पूछे तो हम कहे सामाजिक रूपांतरण। रूपांतरण शब्द का अंग्रेजी होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक बात तुम लोग जरूर ध्यान में रखना, हम जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो माने उत्साह में कमी मत समझना। ये मत समझना कि सर बड़ा ऐसा चीज़ बता रहे हैं कि तो मेरा लेवल ही नहीं है, हमसे होगा ही नहीं होगा। नहीं, हम तुमको ऊपर वाला चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि कुछ तो ऊपर पकड़ने का कोशिश करोगे ना तो मध्यम दर्जे का पकड़ लेंगे। हमको याद है इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, तो मेरे भैया का एक साथी आया, भैया बाद में डॉक्टर हुए, 2 बड़े भाई मेडिकल डॉक्टर हैं। तो उनके साथी का पिताजी था, कोची की तैयारी कर लो बुआ, मगही भाषा भाषी हम लोग हैं। तो हम कहे कि IIT का, तो मुँह घुमा करके मुस्का कस के, समझे ना,
कि ये IIT की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको रहा नहीं गया, चूँकि हम देख लिए। हम बोले चाचा ऐसा बात है ना कि 10 मंजिल चढ़े के कोशिश करबे ना तो 5 मंजिल जरूर चढ़ जाएगी। और IIT का तैयारी कर रहे थे। पहले अटेम्प्ट में हम बिहार का और यूपी का इंजीनियरिंग हम कंपीट किए, समझे ना। MNIT नहीं, MNR मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में कंडक्ट करता था और यहाँ कंबाइंड वाला। मेरा कहने का है ना कि जब ऊपर का चीज़ समझिएगा ना तो जो भी चीज़ पकड़ाएगा ना तो बीच वाला तो एकदम आसानी से हो ही जाएगा। तो हम अपना बिहार में ही इंजीनियरिंग पढ़े। हम लोग के ज़माने में सरकारी कॉलेज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था, कम ही रहता था। पटना में था, भागलपुर में था, मुजफ्फरपुर में था और सिंदरी में था, और एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जमशेदपुर में था। रांची में भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। आज जो है लोग अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं देता, अलग बात है, लेकिन हम लोग के ज़माने में ये बात था। तो ये चीज़ तुम लोग कभी नहीं घबराना कि ये चीज़ बड़ा ऊपर का चीज़ होता है और बड़ा टफ पढ़ना होता है। हम ऊपर का चीज़ बता रहे हैं, लेकिन हम ये श्योर कर रहे हैं कि तुम लोग में से सिर्फ सिंसियरिटी जो दिखा देगा वो कम्पीट कर जाएगा। चूँकि क्या है, महिला का है तो 35% अलग से कोटा है, उसमें कोई लड़का जा ही नहीं सकता है, समझे ना। कुछ यदि सांस्कृतिक सामाजिक रूप से लग रहा है कि पारिवारिक आधार मेरा ठीक नहीं है तो उसके लिए जो है सरकार का रिजर्वेशन पॉलिसी है, जहाँ पर ज़्यादा नहीं 2 ही नंबर 4 नंबर का है, लेकिन आपको वो प्रिविलेज मिलेगा। हम तो बता रहे थे इस लड़के को कि एक मुकेश झा करके था, हमको लगा कि इस बार कम्पीट कर जाएगा। मैथिली था और बहुत बढ़िया था, और मैकेनिकल इंजीनियर था मोतिहारी से। नहीं किया, कहा सर 5 नंबर में ऊपर वाला से लेकर नीचे वाला तक सारा का रिजल्ट हो जाता है। हालांकि सब लड़का है जो मैकेनिकल इंजीनियर था, उससे हम पूछे कि मशीन किसको कहते हैं। देखो अब पोटेंशियल लड़का है, इंजीनियर हो गया, तो हमारे क्वेश्चन से ये भी मत घबराना कि ये तो जवाब नहीं देंगे। हम पूछे मशीन किसको कहते हैं। 4 साल पढ़ा इंजीनियरिंग, उसको मशीनें का परिभाषा पता नहीं था, क्या होता है सर। हम कहे कि जो फोर्स का डायरेक्शन और मात्रा को बदल दे उसको मशीन कहते हैं। अब ऐसे नहीं पढ़ा था। मेरा कहने का तात्पर्य ये रहता है ना कि हम जो सवाल पूछते हैं फंडामेंटल, तुम लोग का शरीर जो है ना, दिमाग सब झंझरा जाएगा एकदम। और 2 दिन 4 दिन के गैप में इतना फंडामेंटल चीज़ तुम लोग, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेचैनी तुमको नहीं कम्पीट करने का, इतना फंडामेंटल चीज़ जुटा लेता है, हम उसके बाद संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट कमीशन ऑफिस से लौट के आता है तो कहता है कि सर लगा ही नहीं कि है जो हम बीपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए गए। इतना कॉन्फिडेंट, क्योंकि फंडामेंटली जो चीज़ है उसको हम उसको समझा दिए, बता दिए। हम पिछली बार ही बताए थे, 24 जनवरी को क्लास था, तो 64वीं में स्टूडेंट का ज़्यादा वैकेंसी था तो ज़्यादा रिजल्ट हुआ था। 1 दिसंबर से लेकर के 18 फरवरी तक इंटरव्यू चला, 2.5 महीना। 24 जनवरी को ऐसे ही क्लास में हुआ कि रिकॉर्डिंग वाला में हम बोले कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, बताओ कि झंडा फहराया जाता है कि झंडा का ध्वजारोहण होता है। अभी तो अटपटा सवाल, तुम बढ़िया पदाधिकारी से पूछ लो जो झंडा फहराता है ना, उसी से पूछ लेना कि अंकल एगो टीचर तो बता रहे थे कि झंडा फहराया जाता है कि झंडा का ध्वजारोहण होता है, उत्तर क्या है। हम तुमको तय बता देते हैं कि कलेक्टर, कमिश्नर और सचिवालय में जो झंडा बांधता है ना उसको पता है, बाकी को नहीं पता है। और एक लड़की थी, नाम अभी हमको दिमाग से निकल रहा है, वो बायो इंजीनियरिंग करके कोई सब्जेक्ट में वो कम्पीट की थी। वो इंटरव्यू दे करके आई और लगता है कि पर्स रखी और हाफते है जो हमको कही, जानते हैं सर हमारा क्वेश्चन है जो इसी से शुरू हुआ। मेंबर पूछा कि है जो झंडा रिपब्लिक डे को फहराया जाता है कि ध्वजारोहण होता है। फहराना का अंग्रेजी अनफर्लिंग होता है और ध्वजारोहण का अंग्रेजी होइस्टिंग होता है, HOIST, होइस्टिंग। ऐसे तुम लोग भी यदि रिकॉर्डिंग करना चाहोगे तो ऐसे तो सर कर रहे हैं। वो लड़की बताना शुरू कर दी, मेंबर को भी अच्छा लगा, इसका भी कन्फ्यूजन हो गया। मेरा काम, हम तो यही चाह रहे हैं ना कि भाई इंटरव्यू देने जा रहा है मेरा। देखो कहता है ना कि वो कहावत में होता है, वो आसमान छूने वाला में, तो जिसका दिल से विश्वास हो जाता है ना कि हम जीत लेंगे, वो जीत लेता है। कहा भी गया है ना कि तुम सही सोचते हो, यदि सोचते हो कि हम नहीं कम्पीट कर सकते हैं, एकदम सही सोचते हो, तुम नहीं कम्पीट करोगे। और सोचते हो कि हम कम्पीट कर सकते हैं तो सही सोचते हो, तुम कम्पीट करके दिखा दोगे। इसीलिए कि जब सोचोगे कि नहीं कम्पीट कर सकते हैं
तो तुम उस तरह के हजार बहाने, एकदम उचित बहाने, बताइए सर मम्मी हमारी हॉस्पिटल में थी, हम क्या करें। हमारे यहाँ तो सर खाने के लिए जो है वो देखते हैं कि घर में तो 200 रुपया भी कभी नहीं रहता है। हमारे यहाँ तो सर ऐसे होता है, वैसे होता है, तुमको हजार बहाने मिल जाएंगे। और जब सोच लोगे कंपीट कर जाएंगे तो तुमको ऐसा ऐसा चीज़, तुमको माने नगण्य टाइप का चीज़ दिखने लगेगा। अभी एक रेल एसपी थे, उनका नाम है कौन मिश्रा, तो देखिए भुला रहा हूँ, वो हमारे सीनियर थे 1 साल के, हम ट्रेजरी अफसर थे, वो डीएसपी थे, उसके बाद वो रेलवे एसपी रहे, उसके बाद पटना एसपी। तो सासाराम के बारे में बता रहे थे, उसके बाद तो पेपर में देखे, वहाँ प्लेटफार्म पर लड़का लोग पढ़ता है और बजाबते उन लड़कों को रेलवे प्रशासन आइडेंटिटी कार्ड दे दिया है कि टीटी उससे टिकट नहीं मांगे, और वहाँ बजाबते जो है इंटरव्यू का तैयारी होता है, पढ़ने का तैयारी हो, 5 को उधर 5 को उधर, उसके लिए वो वेटिंग हॉल भी बना दिया लोग कि ठंडा में कैसे पढ़ेगा और पानी में कैसे पढ़ेगा। तो जब मन का इच्छा जब कर लेता है ना, तो तुम्हारे आसपास वाले जो है ना, एक फिल्म देखे थे ओम शांति ओम, तो हमको पता नहीं था, उसमें एक गाना है नीलम हसीना, हमारी वाइफ का नाम नीलम है, तो भतीजा भतीजी सब है ना, तो वो चिढ़ा रहा था, तो हम सीडी मंगवाए, उसमें सीडी वाला था, तो हम देखे फिल्म को कि भाई क्या फिल्म है, तो देखे तो रियली हमको लगा कि नहीं फिल्म बहुत बढ़िया है। तो उसमें ये शाहरुख खान हीरो है, तो उसकी मदर है जो बार बार कहती है, मैंने 1-2 बार कहती है कि जिस चीज़ को तुम सोच लेते हो कि हम कर लेंगे, तो दुनिया का तमाम कायनात उसको पूरा करने में लग जाता है। इसीलिए नोआ को बार बार कहते हैं, जब तुम किसी चीज़ को सोच लोगे, अब इसको तुम सोच लो, हम कहाँ रहते हैं और तुम्हारे इंस्टीट्यूट से काहे आए हैं जुड़ने के लिए, और क्या हैं, ये तुम लोग को जल्दी पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। इस समय दे रहे हैं हम, इसीलिए कहीं इंस्टीट्यूट में, और चाहे ऑनलाइन वाला, चाहे किसी चीज़ में हम नहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं, हम जहाँ हैं उतने से जुड़ेंगे और बाकी हमारे पास समय नहीं है। तो ये जो चीज़ जो होता है, जब तुम मन में बना लोगे कि नहीं हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इसीलिए कर सकते हैं, मेहनत तो बाबू तुम लोग को करना है। जहाँ तक गाइड का है, तो हम तो बोले कि तुम किसी टॉपिक पर कहो कि नहीं सर हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ा देंगे। इसलिए नहीं कि उससे क्वेश्चन आ जाएगा, तुमको गेस करना है, तुमको समझना है कि हमको इनसे क्या पढ़ना है, तो हम पढ़ा देंगे। इसलिए पढ़ा देंगे कि उसका जवाब कैसे लिखा जाना चाहिए जो यूनिक हो और अलग हो। तो प्रोफेसर साहब को हम बोले सामाजिक रूपांतरण का क्रमबद्ध ब्यौरा को इतिहास कहते हैं। क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए? सामाजिक रूपांतरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता है जो तुरंत चेंज होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है अस्थाई चीज़ का। जैसे चूना पत्थर जो है, यदि उसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो स्लेट बन जाता है, मार्बल बन जाता है, समझते हो ना। और परिवर्तन में तो पानी दिए तो वो गीला हो गया, परिवर्तन हो गया उसके स्वरूप में, सूख गया तो फिर पाउडर हो गया या सॉलिड हो गया। तो परिवर्तन जो है मैंने अस्थायी, तो सामाजिक रूपांतरण, समाज में जो परिवर्तन है उसका क्रमबद्ध ब्यौरा को इतिहास कहते हैं। अब तुम इतिहास को जो पढ़ो, जहाँ से पढ़ो, अब देखो कि तुमने ये डिफिनीशन दिया, जांचने का कोशिश करो कि क्या तुम्हारा डिफिनीशन लॉजिकल है। हमको तुम लोग से परिचय ले लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पहले हम अपना बात बता दें, समझ रहे हो ना। तो दूसरा फिर हम कहें कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आदमी माने व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था। अब ये सब दिमाग में इसलिए अब रिकॉर्डिंग कर रहा है तो तुम लोग देखोगे भी। संस्था का अंग्रेजी होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन दोनों है, संस्था और संस्थान। तो संस्थान क्या हुआ? जिसे परिवार है, ये भी एक संस्था है सोशियोलॉजी के टर्म में। शादी है तो ये भी एक संस्था है, नगर है तो ये भी एक संस्था है, राज्य है तो ये भी एक संस्था है, समझ रहे हो ना। अब देखो, नर्वस नहीं होना है कि भाई ये सब चीज़ को हम नहीं जानते हैं। जिस तरह के लोग compete करते हैं, एकदम तुम लोग जैसा एवरेज स्टूडेंट, मैंने मैं एक आधी का कहानी सुनाते हैं, अभी सुनाएंगे इसके बाद। तो व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था के द्वारा प्रकृति में हस्तक्षेप, नेचर में हस्तक्षेप करने के बाद जो सामाजिक रूपांतरण होता है
उसके क्रमबद्ध ब्यौरा को इतिहास कहते हैं। एक अलग परिभाषा है। तो आपको लिखना है तो क्या लिखिएगा? सामान्यतः इतिहास का अर्थ बीती हुई बातों का वर्णन को इतिहास कहते हैं, लेकिन इसका बेहतर परिभाषा यह माना जाना चाहिए या यह हो सकता है। तो ये भी जान गए कि तुम उसको भी जानते हो जो सब एवरेज वाले जान रहे हैं और कुछ अलग जान रहे हो। परिभाषा तुम्हारा अपना होगा। एग्जामिनर भी सोचेगा तो बड़ा बढ़िया कैंडिडेट है भाई, ऐसा तो हम किसी का देखे नहीं है। तुम्हारे प्रति इंप्रेशन बन गया उस पेपर में। 5 क्वेश्चन लिखे हो ना, 2 गो में तो तुमको जबरदस्त नंबर दे देगा, और 2 गो जो तुम्हारा एवरेज है उसमें भी लगेगा कि नहीं ये कैंडिडेट यदि कंप्लीट नहीं करेगा तो भाई ना, ये नाइंसाफ़ी होगा। वहाँ 10% नंबर यदि तुम्हारा ज़्यादा दे देगा, और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो एवरेज से भी नीचे है उसको भी तुमको मीडियम क्लास का नंबर दे देगा। क्योंकि 10% नंबर बढ़ा देने में ना उसको कोई पकड़ नहीं सकता है, लिखा हुआ है ना। हमको ये इम्प्रेस, दूसरा आदमी भी यदि कोई क्लेम करेगा, जांचने आएगा प्रोफेसर, उसको भी लगेगा कि नहीं कैंडिडेट तो जेन्युइन है। तो आप आंसर अपना बनाने का कोशिश कीजिए। और ये जो आदत शुरू में मेहनत पड़ता है, आदत बनाने में भारत में नियम है 21 दिन का। 21 दिन लगता है आदत बदलने में। जैसे चाय पी रहे हो सवेरे उठते ही और चाय छोड़ना चाहते हो या कुछ हो, तो 21 दिन तक लगातार करते रहोगे तो आदत बदल जाएगा। तो ज़िंदगी का लंबा इतना सफ़र है ना कि नौकरी ही नहीं, हम तो नौकरी के बाद ही कर रहे हैं, तो आप आदत बदल सकते हैं। और विश्वास बनाए रखिए, जिस बैकग्राउंड के हैं, जो आपका एजुकेशनल है। नहीं तो यूनिवर्सिटी का टॉपर सब है जो नहीं कम्पीट करता है और नहीं जानता है, समझे ना। हम तो इंस्टीट्यूट में देखे हैं, जाते हैं और स्टूडेंट को छोड़ दो, टीचर सब भी जो है ना उसमें से आधा से ज़्यादा है जो हमको झुक करके या पैर छू के प्रणाम करता है। इसलिए कि टीचर को भी है जो कुछ चीज़ में सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। अभी जो गए थे प्रोफेसर, उनका बेटा और बेटी इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था कमीशन का, पॉलिटिकल साइंस से। हमके बाबू कैसे तैयारी कर रहे हो? तो नहीं, वो अंकल वो किताब ले करके और पूरा मेहनत से कर रहा है। तो हम एक दो चीज़ हम कहे कि बाबू ज़रा सा तुमको, हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि तैयारी करने में अप्रोच में बदलो। ये लोग को भी एक आध बार सुनाए थे। हम बोले कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? बताइए तो। कानूनी अधिकार है। आप क्या बोले? संवैधानिक अधिकार। क्यों कानूनी अधिकार है? अच्छा ठीक है, किससे हटा दिया गया है? छोड़ो ना उस सब डिटेल में, उतना डिटेल हम नहीं पूछ रहे हैं कब और क्या, मैंने हुआ क्या था, कहाँ से हटा दिया गया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। कहाँ से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, भाग 3 से हटा दिया गया। देखो हम डिस्क्रिप्शन जो कर रहे हैं ना, तुम लोग को पढ़ने का आदत बताने के लिए कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो मेजर है कि भाग 3 में मूल अधिकार था, वहाँ से हटा दिया गया। कहाँ ले जा करके रखा? एकदम संविधान से हटा दिया गया कि उस भाग से हटा दिया गया? अच्छा, उस भाग से हटा दिया गया। तो कहाँ उसको ले जा करके फेंक दिया? उतना नहीं बताओ यार, खाली बताओ ना तुम। देखो सुनो, एक चीज देखो, तुमको ही बता दे रहे हैं। जितना पूछा जाए ना, आदत बनाओ उतना बताने का। तुम लोग यदि इम्प्रेस करने के लिए यदि बताना चाहोगे तो फंस जाओगे। मतलब इम्प्रेशन मेरा बढ़िया नहीं होगा। जो बताया ना कि जो डीएसपी हुआ था लड़का खगौल वाला, उसको इंटरव्यू में, हम थोड़ा डायबिटिक हैं तो पानी भी पीते हैं ज़्यादा, पेशाब भी करते हैं ज़्यादा। तो एक सवाल कुछ रिलेटिविटी पर आ गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। तो हम पेशाब करने के लिए गए तो वो अपना लंबा बताया जा रहा था। हम आए, हम गए, बाबू ये तो सवाल था नहीं सर का, तो तुम ये जवाब क्या दे रहे हो? तो नहीं सर बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कहे कि इंटरेस्टिंग हमको मत बताओ, इसको हमको नहीं जानना है। अरे जो हम पूछ रहे हैं सो ना बताओ। हम तो वही चीज़ ने पूछेंगे जो हम जानते हैं बढ़िया से, ऊपर से नीचे बढ़िया से। किसी चीज़ में हो सकता है कि कम जाने। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वो चीज़ बता रहा था, जानते तो हम भी हैं। अरे भाई इस टेबल के इधर है तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं वो ना बताओ। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तो तुम अब देश का नाम और जिला का नाम काहे के लिए बता रहे हो? मतलब हमको पता होगा
तब हम उतना ही पूछ रहे हैं। तो वो सब 42वां 43वां मत बोलो, सीधे बताओ कि सर वहाँ से हटा के 300 में डाल दिया गया है या भाग इतना में डाल दिया गया। इसलिए तुमको टोक रहे हैं कि आंसर लिखने का भी तरीका होना चाहिए, समझे ना। और बीच बीच में कहानी इसीलिए सुना रहे हैं। तो याद रखना कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं, मूल अधिकार वाले पर। अब इसमें एगो हम बीच में एक प्रसंग सुनाते हैं। एक लड़की कौन उपाध्याय करके एक गोपालगंज की लड़की थी, कोचिंग में इसे आई थी पूछने के लिए। तो थोड़ा गरीब परिवार की थी, बताई कि ज्योति उपाध्याय, पिताजी सर नहीं हैं, माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, वो भी लॉकडाउन में है जो हटा दी गई है। तो नंबर मांगे थे, नंबर दिए थे, तो हिस्ट्री का एक सवाल जवाब एक दो लिख करके भेज रही थी। तो कहते वो देखे तो जवाब बहुत बढ़िया था, पूरा एकदम फोटो बना करके, जैसे लाट है ना, तो लाट का फोटो वहाँ पर ऐसे फोटो बना करके सेट टाइप का अपना ये क्या है इस तरह से कर करके जवाब वो अपना दी हुई थी और लिखती भी थी, तो बड़ा टू द पॉइंट। तो हमसे पूछी कि सर कैसा जवाब है, हमके बहुत बढ़िया जवाब है। तो सर कितना नंबर हमको इसमें सर आप दे सकते हैं, हमके 40%। अब तुमको भी अटपटा लगेगा कि बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं और 40% भी, तो सर आप बढ़िया भी कर रहे हैं और 40% भी कर रहे हैं। हमके सोचो, तुम ही सोचो कि क्वेश्चन को फ्रेम तो तुम की और जवाब तुम लिख रहे हो। तो क्वेश्चन में तुम्हारा 2 पार्ट है और एक पार्ट को इतना लंबा लिखी हो, बहुत बढ़िया लिखी हो, तो एक पार्ट में कितना नंबर होगा? 2 क्वेश्चन यदि बड़ा बड़ा पार्ट है बाबू, तो 50% उसका हिस्सेदार हुआ, 50% दूसरा पार्ट का हुआ। और एक पार्ट को तुम बहुत बढ़िया लिखे, तो 50 नंबर का 80% कितना होगा? 40% ना। दूसरा का पार्ट का हम कहाँ से नंबर दें जो तुम लिखे नहीं हो? हाँ सर ये तो हम ध्यान नहीं दिए थे। हम कि यही बतवा के लिए ना तुम हमको भेजे और हम तुमको टोक रहे हैं। तो तुम बहुत जान रहे हो और बहुत तुम लिख रहे हो। 1 लाइन का जवाब है, 17 लाइन का लिखोगे तो 1 के लाइन का जवाब करने नंबर मिलेगा, 17 लाइन का तो मिलेगा नहीं। तो समय बचाओगे ना। हम पूछ रहे हैं कि कौन आर्टिकल में है, भाई कहाँ चला गया, तो अब तुम इतिहास सुनाने लगे, नंबरवा तो उतने देंगे। अब वो समय जो बचता, वो लड़की जो है एक के जवाब को दूसरा का भी समय गाती करने के लिए हमके 10% इसीलिए भी काट लेना है। ऐसे मैथमेटिक्स की तरह तुमको नंबर देते हैं। इतना लंबा तुम लिखे हो एक पार्ट को कि दूसरे क्वेश्चन का तुम समय ले लिए और उसके बाद एक पार्ट लिखे, तो दूसरा पार्ट का नंबर कहाँ से देंगे? तो आप बहुत जानते हैं, इससे कम्पीट नहीं करता है। आप कम ही जानिए लेकिन टू दी पॉइंट जो पूछ रहा है उसको प्रेजेंट कीजिए, जिसे उस बीएचयू की लड़की को करे थे। अब रिसोर्स के डिफिनीशन है उनको पता नहीं, हमको बता रही है होते नहीं है बनते हैं, क्योंकि बउआ ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये तो सवाल हम पूछिए नहीं रहे हैं तुमको। तो तुमको यही घमंड है कि तुम नेट क्वालिफाई के लिए हो, बीएचयू से के लिए हो, तो नंबरवा इसको देख के थोड़े देंगे, नंबर तो देंगे जो तुम लिखे हो। बात समझ रहे हो ना? ये बहुत बड़ा टफ कंपटीशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम अपने प्रति ईमानदार हो जाओगे कि हमको निकाल लेना है, मेहनत तुमको करना है, गाइड हम करेंगे, लेकिन मेहनत तुमको करना है। हाँ तुम एक काम ये करो, क्वेश्चन जो है दिमाग में या डायरी में ही लिख करके रखो कि हमसे पूछना है। सवाल ज़्यादा जमा हो जाए तो सर को तंग करो, आए हो इंस्टीट्यूट में काहे के लिए, इनको तंग करो, सर बहुत सा सवाल हमसे पूछना है, सर से समझना है, सर कब उनको बुला रहे हैं। तो ये कहेंगे कि देखिए सर इस तरह का है, यहाँ रहेंगे भी तो चले आएंगे। भाई ठीक है, हम भी चाह रहे हैं कि हमारा पास पड़ोस का जो लड़का जो है, अच्छा ये हमको अच्छा नहीं लगेगा यदि तुम कम्पीट करोगे। एगो लड़की है जो ड्राइवर की बेटी, समझे ना, एक कस्टम ऑफिस में, तो कस्टम कमिश्नर के पास जा रहे थे, तो उससे हम पूछे तो बोली कि हाँ अंकल जो 66वीं में नहीं है जो कम्पीट किए थे, तो राजस्व अधिकारी हुई है। गए आइएगा अंकल लौट करके, तो बाबूजी ड्राइवर थे तो भेज रहे थे, हमके बाहर नहीं भेजना है, खाली पानी पिला देना है। तो चाय है जो, तो उसके गार्जियन को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि कहीं भाई मिल जाता है। तो वो चीज़ जो वहाँ है, हम यहाँ घर बनाए तो हम चाहेंगे ना भाई कि 10 किलोमीटर में कभी तुम ही बुला लो भाई, या उसी के भाई कोई बुला ले कि सर आइए सर एक बार है जो हमारे पापा मिलना चाहते हैं, या पापा ही तुम्हारे कभी आ जाएंगे। तो हम तो चाहेंगे ना, लेकिन मेरे चाहने से आप कम्पीट नहीं कीजिएगा, आपको चाहना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब जैसे बताए ना, वो जो लड़की जो निशा यादव जो है,
उसके पिताजी यहीं SDRF में, सेना से ही रिटायर होने के बाद जो है SDRF में इम्प्लाई है। हम जानते थे कि बिहटा में है, तो बाद में पता चला कि नहीं SDRF में बिहटा में है। तो बता रहे थे हम मूल अधिकार पर। तो मूल अधिकार का आप ठीक है, आप उतना चीज़ पढ़े, लेकिन जवाब तो देना है उतना ही जितना देना है। तो ये बता रही है कि वैधानिक अधिकार है, और कौन तो बता रहे हैं कि उस संविधान में भी 300A में है। 300A में है तो उसको काहे हम संविधान का अधिकार नहीं मानेंगे? और कानूनी अधिकार तुम बता रही है, तो हमको बता दो, तो कानून तो लेजिस्लेचर पास करता है या सरकार ऑर्डिनेंस से जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो कब अध्यादेश कौन सरकार जारी किया था सो बता दो, और नहीं या तो कोई विधानसभा या संसद यदि पास किया है तो उसका हमको अधिनियम का नाम बता दो। बात समझ रहे हो? कानून कैसे बनता है? देखो मेरे सवाल जवाब से घबराना कोई नहीं, क्योंकि हम इस तरह का चीज़ पूछते हैं इसलिए कि तुमको अप्रोच समझ में आवे। बढ़िया बढ़िया पढ़ाने वाला भी नहीं पढ़ा पाएगा, और पढ़ाने वाला भी नहीं जानता है, इसलिए तुमको हम टॉप लेवल का चीज़ बता रहे हैं। इसलिए नर्वस कोई नहीं होना कि ये चीज़ हमारे बाहर का है। समझ रहे हो ना? देखो सही जवाब मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन 3 था, मूल अधिकार हटा दिया गया है। संविधान में अभी भी है 300A में, तो संवैधानिक अधिकार है। विधिक अधिकार भी जवाब गलत नहीं है, लेकिन जब संवैधानिक अधिकार जवाब में आ गया तो सही जवाब संवैधानिक अधिकार होगा, क्योंकि संविधान में शामिल है। 300A में ही है तो संविधान में। यदि वो संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में नहीं रहता, मूल अधिकार तो रिजेक्ट हो ही गया क्योंकि है ही नहीं उसमें, और लिखा रहता कानूनी अधिकार, और 2 तरह का और अधिकार लिखा रहता, तब कानूनी अधिकार सही होता। कहते कि तब अभी कैसे गलत हो गया? इसीलिए गलत हो गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानकार कौन है पढ़ाने में? खेती में हो सकता है कि कोई यहाँ हो जाए, पढ़ाने में एक बात कर रहे हैं तो हम हैं, हम नहीं रहेंगे तो दूसरा आदमी हो जाएगा ना बाबू। यदि संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में नहीं रहता तो कानूनी अधिकार इसलिए होता कि किसी का भी संपत्ति सरकार नहीं ले सकता है बिना कानूनी प्रक्रिया के, इसलिए वो भी जवाब सही होगा। लेकिन सिचुएशन क्या है, तो रट लोगे तो थोड़े हो जाएगा, पूछ देंगे घुमा करके तो अटक जाओगे। समझ रहे हो ना? अब जैसे यहाँ भी हम पूछे थे, एक तालाब है, उसमें नाव चल रहा है, नाव पर जो है 10 गो ईंटा रखा हुआ है, 50 गो ईंटा रखा हुआ है, और नाव वाला जो है ईंटा पानी में फेंक दिया। पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा? तोरा मारेंगे, समझे ना? तोर जैसे सिंसियर लड़का और बाद फिर क्वेश्चन दोबारा पूछेगा, ये लोग पूछे नया वाला थे वो चलेगा। एक तालाब में एक नाव जा रहा था, उसमें 50 ईंट रखा हुआ था, नाव वाला ईंट को पानी में फेंक दिया। पानी का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? एक आदमी, अच्छा ठीक है, एक आदमी बोला ऊपर जाएगा, एक आदमी बोला नीचे जाएगा, एक बोला कि स्थिर रहेगा। अब देखो सवाल में हम बेईमानी कर दिए, इसीलिए जो है जवाब तीनों सही है और तीनों गलत है। अब कैसे हो गया भाई गलत और सही? देखो देखो, ये तालाब है, ठीक है, यहाँ पर नाव है, ठीक है, इसमें से ईंटा जब निकाल के इसको कर देगा तो नाव हल्का हो जाएगा। तो ये जो है, ये पानी का जो लेवल जो था वो यहाँ चला गया, समझ रहे हैं ना? तो पानी का लेवल क्या हुआ? अब देखो बेईमानी क्या कर दी, हम ये नहीं पूछे किसके रेफरेंस में। यदि पानी का लेवल तालाब के रेफरेंस में देखोगे तो वो सही रहेगा, पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा, कोई पानी थोड़े बाहर से गिर गया उसमें कि पानी थोड़ा बढ़ेगा या उड़ गया पानी तो सूख गया। तो पानी का लेवल यदि पूरे तालाब के संदर्भ में रहता तो स्थिर रहता, नाव के संदर्भ में यदि होता तो पहले यहाँ तक डूबा हुआ था, अब यहाँ हो गया तो पानी का लेवल नीचे उतर जाएगा। लेकिन पानी के लेवल पर यदि देखेगा कि भाई पानी का क्या है, तो मैंने कहने का मतलब कि रेफरेंस से क्वेश्चन बदल सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं पानी का लेवल तो उतना ही था जो था, तो पानी का लेवल जो है वो मैंने